नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 6 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में। आज के सारे इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। पहला आर्टिकल, पॉलिटिकल टेक अवेज फ्रॉम द बिहार कैंपेन। देखिए, यहाँ पे बिहार के इलेक्शंस की बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी और जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दिग्गज आपके बिहार के, उनके बारे में कुछ बातें कही जा रही। तो बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैं स्किप मार रहा हूँ। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स में जिसको मजा है वो इसमें पढ़ सकता है। वैसे तो मैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने दिखा सकता हूँ कि कास्ट की लाइन पे कैसे बवाल चल रहा है बिहार के इलेक्शंस में, बट मतलब नहीं उसको यहाँ पे डिस्कस करने का। दूसरा आर्टिकल, द फॉरगॉटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। ये आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल में इस फैक्ट को दर्शाया जा रहा है कि कश्मीर में किस हद तक चाइना अंदर घुस आया है। जब इंडिया ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में था, और इंडिया ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में था मतलब इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों का इलाका ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में था, और इसके नॉर्थ में था आपका तिब्बत। अभी उस समय पे क्या गेम चल रहा था तिब्बत में। देखिए, तिब्बत में एक बहुत लंबे समय के लिए ब्रिटिशर्स और रशिया के बीच में एक लड़ाई सी रही है। कश्मीर तो पूरा का पूरा ब्रिटेन के अंदर था ही, और कश्मीर में एक लीडर थे मीर ऑफ हुंजा, उनकी खैर अलग बात है। तिब्बत की अगर आप बात करिए तो तिब्बत में दो पावर सेंटर्स रहे हैं, एक तो ब्रिटेन और दूसरा रशिया। और कहीं ना कहीं जो ट्राइबल चीफ्स थे आपके चाइना के, वो बैकग्राउंड में रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, उसके बाद ब्रिटेन यहां से बाहर निकल गया। उसके बाद जो पावर पॉलिटिक्स बदली है कश्मीर की, उसके बारे में यहां पे बातचीत करी गई है। कैसे सक्शगम वैली पे ऑलमोस्ट पूरा ऑक्यूपेशन कर लिया है चाइना ने, किस तरह चाइना कश्मीर के अंदर घुस आया है। कैसे इंडिया जब अपने स्टेट को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरीज में बदलता है तो पाकिस्तान, चाइना दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर चिल्लाते हैं, और जब गिलगित बल्तिस्तान को अपनी प्रोविंस बनाता है पाकिस्तान, चाइना कुछ नहीं बोलता है। तो इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बोला गया है। देख लेंगे एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरेस्टिंग अर्नब, अर्नब गोस्वामी का जो रिसेंट केस हुआ है, अभी रिसेंट केस नहीं है, ये केस है आपका लगभग 2018 का। अनवय नायक करके एक इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनको 3 लोगों से पैसा लेना था। अनवय नायर ने बोला कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने इंटीरियर डिजाइन का काम 3 लोगों का किया है, उसमें से एक अर्नब गोस्वामी थे, और बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये जो अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट हुआ है और उनके साथ 2 और लोगों का अरेस्ट हुआ है, वो इस केस में हुआ है जो कि मई 2018 का केस है। कल ये बहुत ज्यादा ही न्यूज में था, इसको डिस्कस करेंगे। वियना वोस, तो भैया यूरोप में एक सनसनीखेज सा लाइन सी चल गई है अटैक्स की। तो एक टेररिस्ट अटैक आपका फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में तो खैर 2 हो चुके हैं, पेरिस में भी हुआ, नाइस में भी हुआ, और ये तीसरा हमको ऑस्ट्रिया में देखने को, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में देखने को मिलता है। और जिस लड़के ने इस अटैक को एग्जीक्यूट किया है, जिसका नाम है कुजटिम फजुली, ये 20 साल का है। ये कुछ देर में पहले ही सजा काट के जेल से निकला था, 22 महीने तक ये प्रिजन में रहा, और लास्ट ईयर अप्रैल से बाहर निकला है। ये प्रिजन में क्यों रहा था? क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने सीरिया में गया था, सीरिया से वापस आया तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, 22 महीने बाद उसको छोड़ दिया गया, और फिर इसने ही यहाँ पे फिर से बवाल कर दिया वियना में। वियना में जो टेरर अटैक हुआ इसके बारे में तो आप सुन ही रहे हैं। तो इस आर्टिकल के बारे में देखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की सरकार को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रही है, इसके बारे में बताया गया। फिर ये आर्टिकल, टू रिसेंट इंडिकेटर्स हिंट एट अ रियल इकोनॉमिक रिवाइवल। देखिए, यहाँ पे मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से कोशिश करूंगा कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को जोड़ के मैं आपके साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करूं। तो अभी के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूं। एक आर्टिकल और है, द क्रूशियल एक्सपर्टाइज ऑफ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कितने प्रकार की होती हैं, उनका काम क्या क्या है, और इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ने डिजास्टर के रिस्पेक्ट में क्या किया है। एनडीआरएफ के पर्सनल्स को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से निकाला जाता है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने कोरोना के पैंडेमिक से लड़ने में मदद की है। इस आर्टिकल को देखेंगे। और फाइनली बस एक एडिटोरियल बचता है, फास्ट पेस न्यूज साइकिल्स एंड बिगर पिक्चर। यहां पे बस एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में प्रेसिडेंशियल रेस चल रही थी 2016 में, तो कुछ एक ऐसी रेस श्रीलंका में भी चल रही थी। उस समय की जो प्रेसिडेंट थे मथीलीपाल सिरिसेना और अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तो 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज की डेट में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए। और चूंकि आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस मैं खत्म करवा रहा हूं, तो सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपके सारे जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। जवाब देने में 2 से 3 दिन 4 दिन का डिले हो सकता है, बट आपको जवाब मैं दूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। तो चलिए, पहला आर्टिकल, द फॉरगॉटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर।
370 का एब्रोगेशन कर दिया 2019 में हमारी सरकार ने, और जो हमारा अर्स्टवाइल इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद तो भैया चाइना और पाकिस्तान दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके इंडिया के खिलाफ एक मुहिम सी छेड़ दी है कि कश्मीर में इंडिया ये कैसे कर सकता है, कश्मीर तो है ही नहीं इंडिया का, इस तरीके का पूरा बवाल हो गया। पाकिस्तान तो कश्मीर के लोगों के साथ ऐसी सॉलिडेरिटी दिखा रहा है जैसे बहुत कुछ वो अच्छा चाहता है कश्मीर के लोगों के साथ, जबकि उनके तरफ का जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहां जिस लेवल के ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन किए हैं पाकिस्तान ने, वो पूरी दुनिया को पता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले। और कहीं ना कहीं चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। अभी के लिए जो करंट में स्टेटस को है वो कुछ इस टाइप का है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये वाला जो इलाका है, दिस दिस बिलोंग्स टू इंडिया। इसके साथ साथ ये जो छोटा सा इलाका है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सियाचिन ग्लेशियर के लिए कारगिल वॉर हुआ था, तो ये भी और ये भी, यहां पे भी है कारगिल, ठीक है, तो ये भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा अक्साई चीन का जो इलाका है, ये चाइना कब्जा के बैठ गया और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है यहाँ पैंगोंग सो के पास, बट इंडिया घुसने दे नहीं रहा है। इधर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद। फिर ऊपर आपको एक गिलगित बल्तिस्तान का इलाका दिख रहा है इधर, और ये जो सक्शगम वैली है जो ब्राउन रंग का इलाका है, ये सक्शगम वैली में ही आप देखो बाउंड्री पे K2 गुडविन ऑस्टिन है। इस सक्शगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। इधर आपको तिब्बत नजर आ रहा है जिसके ऊपर भी चाइना ने इलीगल कब्जा कर रखा है। तो ओवरऑल जो ये कश्मीर का रीजन है, इसमें चाइना काफी अंदर तक घुस आया है, और ये जो चाइना के अंदर घुसने की जो टेंडेंसी है वो और आगे बढ़ रही है। तो वही बात है कि एक तरफ जब इंडिया ने अपने साइड वाले जम्मू एंड कश्मीर को दो, पैसे तो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करो, देखिए ये आर्टिकल आया क्यों है। 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह उस समय पे कश्मीर के राजा थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एग्रीमेंट साइन किया और पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया में मिल गया। लेकिन तब तक आजाद कश्मीर की जो फोर्सेस थी और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत हद तक इस इलाके में अंदर घुस आई थी, और गिलगित बल्तिस्तान और ये पीओके वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। राजा हरि सिंह को पहले बुद्धि तो थी नहीं, उन्होंने लगा कि हम इंडिपेंडेंट रह लेंगे, ये इलाका हमारे पास रह लेगा, इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के बीच में हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब पाकिस्तान अंदर घुस के मारना शुरू किया तब राजा हरि सिंह को बुद्धि आई कि भैया इंडिया की मदद मांगते हैं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, इंडिया की फोर्सेस यहां से घुसी अंदर, और फाइनली जिस जगह पे फोर्सेस रुक गई वहां पे सीज फायर हो गया। आज भी वही स्टेटस को बना हुआ है। तो ये पूरा सीन है। अब जितना भी इलाका कश्मीर का इंडिया के अंदर है वहां पे इंडिया ने उसको रीऑर्गेनाइज किया। इंडिया ने सच में इस इलाके में प्रॉपर तरीके से चीजों को लाने की कोशिश की गई है। अगर आप कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी लोगों को इंडिया के गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में नौकरियां मिलती हैं, हजार वो लाखों की तादाद में सैलरियां भी लेते हैं। मैं खुद कश्मीर गया था PGCIL में, वहां लोकल कश्मीरी गुड्स को नौकरियां मिल रखी हैं, लाख लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं वो। तो भाई कहीं ना कहीं जिस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे साइड जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने किया है वो पाकिस्तान के साइड वालों ने नहीं किया है। उसके बाद भी पाकिस्तान वाले ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया कश्मीर में कितने ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि पूरी की पूरी जो इंस्टेबिलिटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान की वजह से ही है। अब इस बीच में जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में जो सक्शगम वैली दोस्तों आपको नजर आ रही है, ये वाली वैली यहां देखिए, ये जो सक्शगम वैली है इसको इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को हैंडओवर कर दिया। कब? 2 मार्च 1963 को। दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। ये पूरा का पूरा इलाका, दिस वाज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये पूरा पूरा इलाका इंडिया को बिलोंग करता है, लेकिन सक्शगम वैली 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, क्योंकि 1962 में इंडिया चाइना ने एक जंग लड़ी थी और उस जंग के थ्रू अक्साई चीन में काफी अंदर तक घुस आया था चाइना। तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया को और कमजोर करने के लिए ये सक्शगम वैली चाइना को देते हैं, और बाद में इस सक्शगम वैली का जो इलाका है जो 5180 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये ऑलमोस्ट चाइना के पास जा चुका है। अब चाइना इसको वापस तो करने वाला है नहीं पाकिस्तान को। साथ साथ ये जो अक्साई चीन का इलाका है जो कि लगभग 38,000 किलोमीटर का है, ये भी चाइना के पास जा चुका। अब ये बड़े इलाके हैं, 38,000 किलोमीटर, 5180 किलोमीटर, ये छोटे मोटे इलाके नहीं है। और उससे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा सक्शगम वैली का इलाका और ये जो काराकोरम रेंज से जो आप गिलगित बल्तिस्तान है, इसके थ्रू निकलता है चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो भैया काफी पैसा भी यहाँ पे खत्म कर चुका है चाइना। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ने अपने आप को मिला के स्ट्रेटेजिकली इंडिया को यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, और इंडिया एक्चुअली में काफी परेशान हो चुका है इन लोगों की वजह से। तो कहीं ना कहीं
हम अपने इलाके में अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन दोनों के ड्यू की औकात ना पड़े इंडिया पे अटैक करने की, और सही में नहीं है, क्योंकि अगर कर दिया तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स जाएगा इंडिया की तरफ से। अब यहां पे बात की गई है ग्रेट गेम की। अगर आप थोड़ा इस कश्मीर के नॉर्थ में चले जाओ तिब्बत वाले इलाके में, तो तिब्बत वाले इलाके में एक बहुत लंबे समय के लिए ग्रेट गेम चला है। आपको पता है ना कि तिब्बत एक अलग कंट्री थी, लोकल चीफ ही यहाँ पे राज करते थे। चाइना के अंदर भी लोकल चीफ राज करते थे, जिनजियांग के अंदर भी लोकल चीफ राज करते थे। कहीं से भी पाक चाइना की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये जो तिब्बत वाला इलाका है, तो एक ग्रेट गेम चल रहा था तिब्बत और जिनजियांग के इलाके में। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया के बीच में और रशिया के बीच में। ठीक है, रशिया भी घुस रहा था इस इलाके में। ब्रिटिश तो कश्मीर पे ऑक्यूपेशन करके बैठा ही था। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने जो कश्मीर के राजा था उसको कुछ हद तक उसके साथ सांठगांठ करके इस इलाके में अपनी प्रेजेंस को इंस्टॉल कर ही लिया था। तो ग्रेट गेम चल रहा था ब्रिटिश इंडिया और रशिया में। यहाँ पे टेरिटरी को कब्जाना, शुरुआत में आप देखोगे कि जो चाइनीज थे वो जिनजियांग के इलाके तक ही लिमिटेड थे, वो कभी भी कश्मीर में एंट्री मार नहीं पाए थे। आप देखो यहाँ पे ये जो अक्साई चीन है दोस्तों, नीचे की तरफ तिब्बत और ऊपर की तरफ जो जिनजियांग का इलाका है चाइना का, उसके बीच में पड़ता है। इसलिए अक्साई चीन जितना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था उतना ही चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसलिए आगे आने वाले समय में लगता नहीं है कि कभी भी चाइना अब इस अक्साई चीन को छोड़ेगा। जो स्टेटस को है वही रहने वाला है, और इंडिया भी अब अक्साई चीन को मांग नहीं रहा है। इंडिया तो अब चाइना को इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि चाइना और अंदर घुस रहा है। चाहे देवसांग प्लेन की बात कर लीजिए, चाहे गलवन वैली की बात कर लीजिए, चाहे पैंगोंग त्सो की बात कर लीजिए, चाइना और घुस रहा है। मतलब वो 38,000 किलोमीटर का अक्साई चीन लेके बैठा है, उससे उसको चैन नहीं है और अंदर आना चाहता है। ठीक है ना। फिर जो महाराजा थे आपके ये कश्मीर के, और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मिलकर 1869 को मीर ऑफ हुंजा को हरा दिया। मीर ऑफ हुंजा कश्मीर के इलाके में राज करता था, शाहिदुल्ला के इलाके में। ये जो नॉर्दर्न कश्मीर था इस इलाके में मीर ऑफ हुंजा का पार्ट था। धीरे धीरे बस इस आर्टिकल में यही बताया गया कि कैसे चाइना धीरे धीरे उसने अपना साउदर्न एक्सपेंशन किया है, कैसे वो ऑलमोस्ट कश्मीर की बाउंड्री में पहुंच गया, और ये जो अक्साई चीन का इलाका है, अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा किया और सक्शगम वैली को पाकिस्तान से ले लिया। इसके बाद तो चाइना ने अपनी पकड़ को यहां पे एक तरीके से कह सकते हैं स्टैब्लिश सा कर लिया है। अच्छा, यहां पे ये बात और बोली गई थी कि देखिए ये जो सक्शगम वैली वाला इलाका है ना, इस सक्शगम वैली वाले इलाके में पहले ही बहुत बार चाइना घुसने की कोशिश कर रहा था अपने साइड से, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान ने यह देखा कि जब पूरे के पूरे अक्साई चीन में चाइना घुस के बैठ गया 1962 के वॉर के बाद, तो पाकिस्तान को समझ में आया कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया को कमजोर करने के लिए सक्शगम वैली वाला इलाका चाइना को दे दो, बेच दो, तो इससे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सियाचिन ग्लेशियर आपका पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ जाए। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी पकड़ हमेशा से तगड़ी थी। तो ओवरऑल ये जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से चली है दोस्तों यहाँ पे। अब ये जो सक्शगम वैली है, एक सवाल ये उठता है कि 1963 में जब सक्शगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, तो क्या बोला गया कि ये सक्शगम वैली कब तक चाइना के पास रहेगी? तो ये जो 1963 का एग्रीमेंट है ना चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इसका आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जब ये कश्मीर का बाइलेटरल इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो भी इस इलाके में यानी सक्शगम वैली के इलाके में सोवरेन अथॉरिटी होगी, वो सोवरेन अथॉरिटी चाइना के साथ बैठ के बातचीत करेगी कि सक्शगम वैली का होना क्या है। तो कुल मिला के ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो कि 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साइन किया था, यह हमेशा याद दिलाता है कि चाइना किस हद तक इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा है इंडिया के कश्मीर इलाके के अंदर, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो सक्शगम वैली हो। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। बहुत ही मुश्किल है कि चाइना यहां से निकलेगा, ना के बराबर ये इंपॉसिबल सही लगता है। आगे बात करते हैं अरेस्टिंग अर्नब ऑन महाराष्ट्र पुलिस एक्शन। रिसेंटली आपने सुना ही होगा, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया है। कौन है ये? तो ये एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के। अब बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से ये अरेस्ट हुआ है, दिस इज बेसिकली हाई हैंडेड एक्शन, और कहीं ना कहीं इसमें वेंडेटा है। वेंडेटा किसके बीच में है? महाराष्ट्र की जो रूलिंग गवर्नमेंट है शिवसेना की, और बीजेपी जो कि सेंटर में राज कर रही है, उसके बीच का ये एजेंडा है। कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी को बीजेपी प्रो समझा जाता है, और कहीं ना कहीं बैक एंड से अर्नब गोस्वामी को बीजेपी का सपोर्ट भी है। क्योंकि आप देखिए कि जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर्स की लगातार ट्वीट आ रही थी जो कि अर्नब गोस्वामी की फेवर में बात कर रही है कि भाई गलत तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, एक जर्नलिस्ट को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये एक ऐसा केस है जो मई 2018 का है।
इसमें अन्वय नायक नाम के इंटीरियर डिजाइनर ने सुसाइड कर लिया था और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड लोगों में 3 लोगों का नाम लिखा, जिसमें से एक अर्णब गोस्वामी थे। लगभग 83 या 84 लाख रुपए ऐसा बोला अन्वय नायक ने कि अर्णब गोस्वामी को इनको देने थे, इन्होंने दिया नहीं, यह फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस समय पे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, तो प्रॉपर एविडेंस ना मिलने के चक्कर में केस को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद अन्वय नायक की फैमिली ने फिर से अपील की। अब देखिए, केस जब क्लोज हुआ था उस समय पे जो सरकार महाराष्ट्र में थी और जो सरकार सेंटर में थी, इनके बीच की साठगांठ अच्छी थी। लेकिन बाद में जब ये केस रीओपन किया गया है, अभी इस समय पे जो सरकार है आपकी महाराष्ट्र में और जो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, इसके बीच के रिश्ते काफी अच्छे नहीं है। आप देखो दोस्तों, जिस समय पे केस क्लोज किया गया था उस समय पे जो महाराष्ट्र के सीएम थे वो थे देवेंद्र फडणवीस। वो बीजेपी के हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना कोalition में थे महाराष्ट्र में, तो दोनों जगहों की सरकार सेम थी, तो केस बंद कर दिया गया। केस मुंबई का था क्योंकि अन्वय नायक मुंबई बेस्ड थे। बाद में सरकार बदली, शिवसेना पूरी तरीके से पावर में आ गई, बीजेपी और शिवसेना के बीच की बिगड़ गई और अब देखिए क्या हो रहा है। अब एक पॉलिटिकल गेम सा चलता नजर आ रहा है, किसके किसके बीच में, शिवसेना के बीच में और बीजेपी के बीच में। ठीक है, तो भले ही यहां पे इस केस को ओपन करने के बहुत से रीजंस हैं, नो डाउट। देखिए, उस समय पे केस क्लोज हुआ था, अगर उस केस में कुछ गड़बड़ी है तो आप हाई कोर्ट से परमिशन लेके इसको ओपन कर सकते हो, जो किया भी जा रहा है। तो आपने मजिस्ट्रेट से परमिशन ली और आप इस केस को रीओपन कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से आप रीओपन कर रहे हो वो गलत है। एकदम से किसी को अरेस्ट कर लेना, अरे पहले आप चार्जशीट फाइल करते, पूरे मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करते, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लेते और उसके बाद आप उसको विक्टिम्स को अरेस्ट करते। कहीं ना कहीं अन्वय नायक जिन्होंने ये बोला था कि अर्णब गोस्वामी ने और बाकी जो 2 लोग थे जिन्होंने उनको पैसा नहीं दिया, उन लोगों ने एबेट किया है उनको सुसाइड करने के लिए। तो सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी के अंदर फैमिली का स्टेटमेंट लेके कन्विक्शन किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से अरेस्ट कर लेना अर्णब गोस्वामी को, इसके अगेंस्ट बहुत सी वॉइसेस आ रही हैं। 2 गुट से बनते नजर आ रहे हैं, एक गुट इस अरेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, एक गुट इस अरेस्ट को अपोज कर रहा है। जैसे ही अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया तो स्मृति जुबिन ईरानी और बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स ट्वीट करने लगे और बोलने लगे कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसने अर्णब गोस्वामी को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के अगेंस्ट अर्णब गोस्वामी ने बहुत सारे की इश्यूज को उठाया है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस या सुसाइड केस हो, चाहे मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगाना हो, चाहे उनके चैनल का टीआरपी केस हो। हालांकि ना टीआरपी केस, ना सुशांत सिंह केस, ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर, किसी भी केस से इस केस का लेना देना नहीं है। ये केस ही बिल्कुल अलग है, ये अन्वय नायक का केस है। और अन्वय नायक की जो फैमिली है वो इंसाफ मांग रही है। अभी इंसाफ मांग रही है तो इंसाफ आप पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से दे रहे हो, ये काम गड़बड़ है। अन्वय नायक के साथ अगर गलत हुआ था तो उसको इंसाफ 2018 में मिलना चाहिए था। इतना डिले क्यों हुआ? और अगर इतना डिले हो भी रहा है तो पुलिस को प्रॉपर तरीके से एविडेंस जुटाने के बाद एक चार्जशीट फाइल करके अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करना चाहिए था। हालांकि अर्णब गोस्वामी बहुत ही स्पेशल इंसान है, उल्टा सीधा चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, कभी तो अर्णब गोस्वामी इतना चिल्लाता है और ऐसी इनसेंसिटिव बात बोलता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जबरदस्ती से चिल्ला के लोगों को बरगलाने वाला काम करते हैं ये। कभी कभी जेन्युइन इश्यूज को भी उठाते हैं, हर समय तो नहीं गलत बोलते हैं, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिबेट छिड़ी है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो। अब देखते हैं जुडिशरी में केस कैसे चलता है, बट इट्स डेफिनेटली पावर गेम और बैक एंड में शिवसेना और बीजेपी इस बात पे लड़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, वियना वॉज ऑन इस्लामिस्ट टेरर अटैक, while stopping terror authorities should build on values of pluralism and secularism। तो भैया जो वियना में टेरर अटैक हुए, सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रिया की लोकेशन देखिए। ऑस्ट्रिया के 2 सबसे तगड़े शहर, एक वियना जो कि डेन्यूब नदी पे पड़ता है, एक यहाँ पे इंसबर्ग। अगर आप ऑस्ट्रिया के मैप को देखेंगे तो वैसे तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ में चेक रिपब्लिक आता है, इधर वेस्ट और इसके नॉर्थ वेस्ट में जर्मनी आता है, इसके बिल्कुल वेस्ट में स्विट्जरलैंड आता है, साउथ में आपको इटली दिख रहा है और साउथ वेस्ट में भी इटली दिख रहा है, इधर साउथ में स्लोवेनिया दिख रहा है, इस साइड हंगरी और इधर स्लोवाकिया। तो चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये आपको पता चल गया। अटैक हुए इस मंडे को वियना में, 4 लोगों की जानें चली गई। कहीं ना कहीं अब पूरे यूरोपियन कंट्रीज में कहीं ना ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट वाला जो एलिमेंट है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेरिस सबब में एक स्कूल टीचर की बीहेडिंग हुई और नाइस में एक नाइफ अटैक हुआ एक चर्च में, जहां पे 3 लोग की जाने गई और भी लोगों को चोटें आई हैं।
वियना में क्या हुआ कि एक सस्पेक्टेड गनमैन कुजतिम फेजुलाई 20 साल का था। ये ऑस्ट्रिया का भी सिटीजन है और नॉर्थ मैसेडोनिया का भी है, अल्बेनियन ओरिजिन का है। तो एक इमिग्रेंट है, इसने गोली चला दी एक साइनागॉग में। साइनागॉग क्या होता है? साइनागॉग होता है एक प्लेस ऑफ असेंबली जहां बहुत सारे लोग मिलकर मिलते हैं और इस साइनागॉग में पूजा भी की जाती है। मतलब कुछ कुछ जो चर्चेज होते हैं उनको साइनागॉग चर्चेज बोला जाता है। तो साइनागॉग में लोग मिलते हैं और इस साइनागॉग में चली हैं गोलियां और ये चलाई हैं कुजतिम फेजुलाई ने। अगर इस पर्सन कुजतिम फेजुलाई की अगर आप बात करो तो ये पहले भी जेल जा चुका है। पहले ये सीरिया गया था इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने। जब ये वहां से लौट के आया तो उसको पकड़ के जेल में डाला गया, 22 मंथ्स के लिए जेल में रहा और इसको दिसंबर में छोड़ दिया गया इसकी उम्र की वजह से। चूंकि बहुत छोटा है तो अथॉरिटीज को लगा कि हो सकता है बहक गया हो, तो एक मौका देना चाहिए सबको मिलने का। लेकिन उसके बाद उसने फिर से बाहर निकला और ये अटैक कंडक्ट किया। अब जब ये अटैक कंडक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रियन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर है, जो उनकी अथॉरिटीज हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर अटैक हो रहा था तो आप इस अटैक को प्रिवेंट करने में फेल क्यों हैं? जब आपको पता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस्लामिक स्टेट के साथ काम करके वापस आया है ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी रडार में रखना चाहिए था, उसके ऊपर चेक रखना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन रखना चाहिए था, ताकि इस अटैक को रोका जा सके। और सबसे खास बात यह है कि जब ऑलरेडी फ्रांस में टेरर असॉल्ट चल रहा है उस समय तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे सिक्योरिटी लूप होल्स थे, इसलिए आपके यहाँ पे अटैक हुआ। अब ये अटैक्स फ्रांस में, यूके में और अब ऑस्ट्रिया में भी देखने को मिले, तो जो थ्रेट लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और इससे एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जो यूथ है वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। और बात यह है कि जो सोशल कोहेजन है वो नहीं हो पा रहा है। यूरोप के अंदर में एक सिविलाइजेशनल क्लैश देखने को मिल रहा है, सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म देखने को मिल रहा है। यहां पे जरूरत यह है कि आप रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से इंडिविजुअल्स को ना आइडेंटिफाई करो, आप उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करो जिनके अंदर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो कि धर्म के नाम पे इस तरीके का अटैक कर सकते हैं, ना कि आप पूरे धर्म को टारगेट करो। लेकिन यहां पे जिस तरीके से अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है उसके ऊपर ऑथर एक सवाल उठा रहा है। ऑस्ट्रिया के सॉरी कंजर्वेटिव चांसलर है सेबेस्टियन कुर्ज। इनको एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स के लिए माना जाता है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में बहुत लंबे समय से डिबेट चल रही है इमिग्रेशन की पॉलिसीज को लेके। कुछ लीडर्स बोलते हैं कि इमिग्रेंट्स को आप अलाउ करिए ऑस्ट्रिया के अंदर, कुछ लीडर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, इमिग्रेंट्स को अलाउ मत करिए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है इमिग्रेंट्स के चलते। अब ये एक लड़ाई सी हो गई है। ऑस्ट्रिया के जो कंजर्वेटिव चांसलर है सेबेस्टियन कुर्ज, ये क्या बोलते हैं कि ये लड़ाई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच की नहीं है, ना ही ये लड़ाई ऑस्ट्रियन और इमिग्रेंट्स के बीच की, ये लड़ाई सिविलाइजेशन और बार्बरिटी के बीच में। ये स्टेटमेंट तो देखिए इनका सही है। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो इवेंट्स है कि आप आके गोलियां चला दो, किसी की गर्दन काट दो, चक्कुआं चला दो, दिस इज बेसिकली अब बार्बरिक। और कहीं ना कहीं इससे जो ऑस्ट्रिया की रूलिंग कंपनसेशन है वो भी बहुत ज्यादा एंटी इमिग्रेंट और बहुत ज्यादा एंटी इस्लामिक होती जा रही है। तो इस्लामोफोबिक एक फार राइट पार्टी है फ्रीडम पार्टी 2017। इस्लामोफोबिक पार्टी का मतलब वो पार्टी जिनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि वो किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं कि ये जो धर्म है इस्लाम, ये हमको बर्बाद कर देगा, इससे दूर रहो, इससे हटाओ, इसको साइड हटाओ। ये आइडियोलॉजी होती है इस्लामोफोबिक की। और ऐसी इस्लामोफोबिक पार्टी है फ्रीडम पार्टी। फ्रीडम पार्टी ने कोलिशन में गवर्नमेंट बना रखी है ऑस्ट्रिया में। ओके, तो आप देखिए, मिस्टर कुर्स who was teamed up with Islamophobic far right freedom party to form government for the first time is now in power with ग्रीन पार्टी। अभी के लिए मिस्टर कुर्स ने ग्रीन पार्टी के लिए कोलिशन बना रखा है। 2017 में इन्होंने फ्रीडम पार्टी के साथ कोलिशन बनाया था। कहीं ना कहीं अब टेररिज्म के प्रति नेशनल रिस्पॉन्स को लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस तरीके की जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं ना जिहादिस्ट, इन जिहादिस्ट का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो टूल ये होता है कि छोटे अटैक करवा दो और पूरी सोसाइटी में तोड़ दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे 1947 में, या बाद में जब भी पॉलिटिशियंस ने दंगे कराए, वो क्या बोलते थे कि जाए जो सैक्रेड जानवर है जैसे कि हिंदू धर्म में गाय को बहुत सैक्रेड माना जाता है, तो गाय को काट के मंदिर में फेंक दो। अब भले ही मुस्लिम्स ने काट के ना फेंका हो, किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर ने फेंकवाया हो, लेकिन दंगे छिड़ जाएंगे। उसी तरीके से पिग को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है मुस्लिम सोसाइटी में, तो पिग को काट के आप इसमें भेज दो, मस्जिद में फेंक दो, तो भले किसी हिंदू ने ना फेंका हो, किसी पॉलिटिशियन ने फेंकवाया हो, लेकिन दंगे छिड़ जाएंगे। तो इस तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिहादिस्ट हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम पैदा करने के लिए। और यही कुछ यूरोप में भी हो रहा है। तो जरूरी यह है कि ये जो कुछ इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं जो कि आके अटैक कर रहे हैं, इनसे पूरी कम्युनिटी को, पूरे इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले लोगों को टारगेट ना करके आप केवल उन लोगों को टारगेट करो जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कर रहे हैं और इस तरीके से टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं।
क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे धर्म को टारगेट करने लगोगे तो कहीं ना कहीं इन जिहादिस्ट का एजेंडा पूरा हो जाएगा। इन जिहादिस्ट का एजेंडा ही यही है, सेपरेटिज्म को आगे बढ़ाना। तो अगर आप पूरे धर्म को टारगेट करते हो तो इन जिहादिस्ट को एक फ्यूल मिल जाएगा, एक चिंगारी मिल जाएगी, और ये और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बाकी मुस्लिम से, देखो तुमको दबाया जा रहा है, खड़े हो, अपने फ्लाइट के लिए लड़ो, बम फोड़ो। इस तरीके से इनको एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पे फ्रांस के मैरीन ले पेन, अब 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और मैक्रोन के अगेंस्ट कौन खड़ा है? मैरीन ले पेन खड़े हैं। तो फ्रांस में ये जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं नीस में, पेरिस में, इसका फायदा उठा के मैरीन ले पेन ने एक अपॉर्चुनिटी पकड़ी है और उन्होंने बोला है कि अब फ्रांस के अंदर इमिग्रेंट्स को हम पूरी तरीके से बैन करेंगे कुछ मुस्लिम कंट्रीज से। एक तरीके का वॉर छोड़ देंगे हम लोग इस्लामिज्म के अगेंस्ट में। और यहां पे कुछ कुछ ऑस्ट्रिया में भी फ्रीडम पार्टी को एक ऐसा ही मौका मिल गया। फ्रीडम पार्टी इस्लामोफोबिक प्रॉपर्टी है, वो भी अब पावर में आना चाहेगी, ठीक है, और इस तरीके का अटैक करेगा। बात दोस्तों ये है कि मैरिन ले पेन और जो फ्रीडम पार्टी है ऑस्ट्रिया में, ये जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में बहुत डेंजरस है यूरोप की स्टेबिलिटी और शांति के लिए, क्योंकि ये यूरोप की डेमोक्रेटिक और सेक्युलर वैल्यूज पर अटैक कर रहा है, यूरोप की सोसाइटी को और सेग्रीगेट कर रहा है, और यही टेररिस्ट चाहते हैं। क्योंकि टेररिस्ट के लिए आग ही यही है, फ्यूल ही यही है, इसी से उनको और अपने लिए बम फोड़ने वाले और इंस्टेबिलिटी फैलाने वाले कैंडिडेट मिलेंगे। क्योंकि हर कोई बम फोड़ता नहीं घूम रहा है, लेकिन अगर इन इवेंट्स को यूज करके सोसाइटी को आप सेग्रीगेट करोगे तो इस तरीके की चीजें आएंगी। तो आप देखिए करना क्या चाहिए। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जो भी टेरर हिट कंट्रीज है, उनके लीडर्स को, जिहादिस्ट को सेग्रीगेट करना है, हटाना है, उनको टेरर नेटवर्क्स बंद करने हैं, आइसोलेट एंड पनिश करना है जिहादीज को, ना कि पूरी की पूरे इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले लोगों को। क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे इस्लाम धर्म फॉलो करने वाले लोगों को दबाओगे तो आप पोलैरिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के अगेंस्ट चले जाओगे। अगर एक स्टेबल सोसाइटी चाहिए, देयर शुड बी प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। फ्रांस के अंदर 8.8%, ऑलमोस्ट 9% आबादी मुस्लिम्स की है। अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो सारे के सारे 9% सड़कों पर उतर आएंगे, लड़ने लगेंगे। उसमें से बहुत ही हैंडफुल लोग हैं जो कि इस समय पे इस तरीके के टेरर अटैक्स कर रहे हैं। ज्यादातर को बिल्कुल इस तरीके के टेरर अटैक्स पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हीं को परेशानी हो जाती है। लेकिन अगर इन टेरर अटैक्स के अगेंस्ट फ्रांस की पॉलिटिक्स इन्हीं को टारगेट करने लगेगी तो लॉन्ग टर्म में चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। बस यही बातें यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की, द क्रूशियल एक्सपर्टीज ऑफ सीएपीएफ। द मल्टीफेरियस एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैज हेल्प्ड ग्रेटली इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। सीएपीएफ की बात हो रही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आता क्या क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो इसके अंदर आता है सीआरपीएफ, जिसको आप बोलते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, आसाम राइफल्स और आईटीबीपी। अगर आप बात करो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर, तो इसके अंदर दो फोर्सेज आती हैं। एक आती है आरएएफ, जिसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। इसमें 15 बटालियंस हैं। एंटी राइट, यानी कहीं पर राइटिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ इस तरीके का सेक्टेरियन वायलेंस हो गया, कम्युनल राइट्स छिड़ गए, तो वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। फिर एक बटालियन है आपकी सीआरपीएफ की, जिसका नाम है कोबरा, इसको बोलते हैं कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये एक एंटी नक्सलाइट फोर्स है, तो जिन जिन इलाकों में माओइज्म, नक्सलिज्म है, वहां पे इस कोबरा फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। आप बात करो बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दो जगहों पे एक्टिव है, एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। फिर आप बात करो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जब भी आप ये सीएपीएफ का एग्जाम दोगे ना, तो सबसे पहले जो लोग अपनी चॉइस रखते हैं ना, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो आप सीएपीएफ के थ्रू, 25 साल एज लिमिट है, तो सबसे पहली जो चॉइस आप भरोगे वो भरोगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से सबसे अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गार्ड करना, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को गार्ड करना, बड़े बड़े जो नेताएं हैं उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है। सशस्त्र सीमा बल की बात की जाए तो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे और इंडिया भूटान के बॉर्डर पे डिप्लॉय होते हैं, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चाइना बॉर्डर पे। तो ये तो इनका डिप्लॉयमेंट है, और इतने सीएपीएफ है। अब बात किया जाए इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इन्होंने हर समय पे जो डिजास्टर्स स्ट्रक किए हैं इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की मदद की है। डिजास्टर मिटिगेशन में रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, रिलीफ ऑपरेशंस करना, डिजास्टर में फंसे लोगों को निकालना, ये करते हैं ये सीएपीएफ वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब पहला बैच न्यू दिल्ली आया था चाइना के वुहान से कोरोना के आउटब्रेक के बाद 1 फरवरी 2020 को,
उसमें 324 इंडियन पैसेंजर्स आए थे, 103 को क्वारंटीन किया गया था आईटीबीपी सेंटर में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सेंटर में। बाकी को आर्मी फैसिलिटी जो कि मैनेसर में है वहां पे क्वारंटीन किया गया। आईटीबीपी के अंदर सरकार ने एक कॉन्फिडेंस दिखाया और आईटीबीपी ने उस कॉन्फिडेंस को बना के रखा। आईटीबीपी को 2 दिन दिए गए कि आप 600 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाइए और आईटीबीपी ने क्वारंटीन सेंटर बना दिया। यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सफदरजंग हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट बुलाए इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक के चेक करने के लिए, और साथ साथ आईटीबीपी के डॉक्टर्स भी बुलाए गए, और सीएपीएफ, दूसरी जो सीएपीएफ है उसके डायरेक्टर और पैरामेडिकल पर्सनल्स भी प्ले में आ गए। मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है देश में कोविड-19 के आउटब्रेक को रोकने के लिए वो बहुत मेजर रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, आईटीबीपी ने दिल्ली में छतरपुर नाम की जगह पे एक 10,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया है और वहां पे अब तक लगभग 10,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया जा चुका है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आईटीबीपी, ये सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर है, ऐसा बोलना है आईटीबीपी के स्पोक्स पर्सन विवेक पांडे जी का। उसके बाद दोस्तों इंडिया में बहुत सी जगहों पे इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए सीएपीएफ द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएपीएफ को बोला गया कि आप 5400 बेडेड क्वारंटीन सेंटर बनाइए 75 आइसोलेशन वार्ड्स में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सबने यहां पे काम किया। इनफैक्ट सीआरपीएफ को एक 10 करोड़ का ग्रांट दिया गया था। आपको पता है ना कि एक माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी जब लॉकडाउन लग गया था, तो जो गरीब लोग थे जिनके पास इन शहरों में रहने के लिए कुछ भी नहीं था, वो अपने घर की तरफ चल के जाने लगे, तो सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया इन लोगों की मदद करने के लिए। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करना भी जरूरी है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बहुत हद तक इन्वॉल्व रही है कोविड-19 में, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो रोल है उसको उतनी सराहना नहीं मिली है मीडिया में, बट फिर भी एनडीआरएफ इज वेरी एक्टिव। एनडीआरएफ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस करा रहा डिजास्टर अफेक्टेड इलाके में, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कोविड-19 का टेस्ट कर सके इमिग्रेशन ऑफिसर्स उन पेशेंट्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आ रहे थे, उनको ट्रेनिंग देना किसका काम था? एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ की पेरेंट बॉडी कौन है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और अब तक एनडीआरएफ ने 30,000 पर्सनल्स को ट्रेन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए पूरे देश भर में। तो कोरोना के पैंडेमिक से झेलने के लिए एनडीआरएफ का एक बहुत मेजर रोल रहा है। अब एनडीआरएफ के रोल को यहां पे पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एनडीआरएफ के जितने भी पर्सनल हैं वो सब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से आते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो अलग अलग फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, वहां से डिप्लॉय किया जाता है लोगों को एनडीआरएफ में। ये एनडीआरएफ में जाते हैं, एनडीआरएफ में चीजों को सीखते हैं, और उन चीजों को सीख के जब ये वापस सीएपीएफ में आते हैं तो ये सीएफ में एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करते हैं। और इन पर्सनल्स को आप शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, उनको छोटे मोटे कोर्सेज देके आप सिखा सकते हो कि डिजास्टर सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनडीआरएफ है, ये जो सक्सेस बन के आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो इसी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वजह से सक्सेस बन के हमारे सामने खड़ा है। तो सीएपीएफ की जो एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश के डिजास्टर मैनेजमेंट में और खासकर कोविड-19 के मैनेजमेंट में, वो बहुत मेजर रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, क्वारंटीन सेंटर बनाना आईटीबीपी के द्वारा, ओके, और इन सीएपीएफ से एनडीआरएफ में फोर्सेस का जाना, वहां पे जाके सीख के कोविड-19 का मैनेजमेंट करना, ये सब बड़े पोटेंट पॉइंट है। अगर कोविड-19 मैनेजमेंट से रिलेटेड कहीं पे कोई पॉइंट कोट करना है तो आप सीएपीएफ के रोल को कोट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।